नमस्ते। हमारे इस टॉकथॉन सितंबर 2023 में आपका स्वागत है। आज का जो प्रारंभ कर रहे हैं उसमें G20 न्यू दिल्ली में जो समिट हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन इसका पहला जो सेशन है और जो पहला वक्तव्य है वो यशवंत सिन्हा साहब, देश के भूतपूर्व विदेश मंत्री, देश के भूतपूर्व वित्त मंत्री, उनसे मैंने एक बातचीत की और उसी से शुरू कर रहे हैं। आज जो G20 है और यशवंत सिन्हा क्यों, उसकी मुख्य वजह यह है कि थोड़ा इसकी बैकग्राउंड समझ लीजिए। G20 1999 में G7 एक ग्रुप हुआ करता था विकसित देशों का, तब अमेरिका में ये सब लोग गए थे और जिसमें हमारे यशवंत सिन्हा साहब भी थे। और वो उस समय वो IMF और वर्ल्ड बैंक की मीटिंग के लिए लोग गए हुए थे। वहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर जो थे, इन लोगों के ने मिलके ये कहा गया कि भाई एक G7 की जगह इसका स्कोप बढ़ाया जाए और इसमें करीब G20 बोला गया क्योंकि 19 राष्ट्र और यूरोपियन यूनियन भी इसका हिस्सा बने। और शुरू में ये एक प्लेटफॉर्म था, वित्त मंत्री हुआ करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स जैसे RBI गवर्नर, और इन लोगों के बीच में बातचीत इंटरनेशनल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इश्यूज पे, उसी तरह से ये ग्रुप रहा। 99 में ग्रुप हुआ, संस्थापक सदस्यों में हमारे यशवंत सिन्हा देश को रिप्रेजेंट किया एज वित्त मंत्री। 2001 में भारत को इस ग्रुप को हिंदुस्तान में इसको होस्ट करना था, जो अभी कहा जा रहा है ना कि पहली बार 2001 में भारत को इसको होस्ट करना था। 2001 में ट्विन टावर वाला हो गया, अगर आपको याद हो, उस समय अमेरिका में वो दोनों टावर गिरा दी गई थी आतंकवादियों के कारण। उस समय ये सारी चीज़ें रुक गई। फिर 2002 में ये मामला बना और ग्रुप 20 कंट्रीज़ जो थी उन लोगों की एक शिखर वार्ता हिंदुस्तान में हुई। उसको होस्ट किया था भारत ने, और उस समय भारत के वित्त मंत्री जसवंत सिंह साहब थे, अगर आपको याद हो। फिर 2008 में इन देशों ने ये समझा कि इसका स्कोप बढ़ाया जाए और इसमें राष्ट्राध्यक्षों को भी इन्वॉल्व किया जाए, जिससे इसका स्कोप बढ़े, डेवलपमेंट की बात हो, इकॉनमी की बात हो, फाइनेंशियल इश्यूज की बात हो। और 2008 से इसको समिट कहा जाने लगा। तो अब फिर ये समिट होने लगी और समिट में राष्ट्राध्यक्ष आने लगे और तब से वो सिलसिला चला है। मैं जब अभी बात कर रहा हूँ यशवंत सिन्हा साहब से, तो उसको डिटेल में बताएंगे। मैंने उनसे कुछ और बात भी की है, क्योंकि G20 की बात कर देता तो वहीं पे फिर समाप्त हो जाता। मैंने G20 की बात अंत में की है, लेकिन बाकी देश के कुछ ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर बात की है, G20 पे भी बात की है, और उन्होंने उसको ठीक से समझाया है कि G20 का स्वरूप क्या था और क्या होना चाहिए था। नमस्ते, मेरे साथ यशवंत सिन्हा साहब हैं। यशवंत सिन्हा साहब, पहले मैं इनको एक पॉलिटिशियन, फिर एक एग्जीक्यूटिव, और मैं जब इनको जहां से शुरू करता हूं मुझे हरदम एक 3 in 1 लगता है, अध्यापक। मेरे लिए अध्यापक की तरह रहे हैं। मैं बहुत सी चीजें जब जानना चाहता हूं तो मैं हरदम इनको अध्यापक की दृष्टि से देखता हूं, क्योंकि शायद जो किसी भी आदमी के, किसी के जीवन में जो पहला उसका वो होता है, तो पहला इनका जो प्रोफेशन था वो अध्यापक थे, और शायद वो आदमी कभी भूलता नहीं है। स्वागत है यशवंत जी आपका इस कार्यक्रम में। मेरे कुछ मन में कुछ चीजें हैं, मैं उसको आपसे जरा समझना चाह रहा हूं। अभी जो देश में जो भी चल रहा है उसमें मैं बहुत पुराना नहीं बात कर रहा हूं, मैं लेटेस्ट में भारत जोड़ो यात्रा हुआ, फिर उसके एक फॉर्मेशन ऑफ विपक्षी गठबंधन इंडिया हुआ, अडानी जी का खुलासा साथ में हुआ, संसद में एक अनप्रेसिडेंट चीजें होने लगी, राहुल गांधी की सदस्यता जाती है, अधीर रंजन चौधरी को निष्कासित कर दिया जाता है, मणिपुर पर पूरी सरकार चुप है। मैं पहले इस पे आपसे एक छोटी समझना चाहूंगा कि ऐसा कैसे, ये देश कैसा हो गया है भाई? देश बहुत बदल चुका है, और अगर ये बदलाव बेहतरी के लिए हुआ होता तो आप और हम और देश की जनता इसके लिए खुशियां मनाते होते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ है। देश बदला है, लेकिन बदलाव जो है वो गलत दिशा में हुआ है। आपने कई चीजों का जिक्र किया। मुझे लगता है कि इसमें से कई ऐसी चीजें हैं जो शायद कभी होनी नहीं चाहिए थी, और मेरे जैसा व्यक्ति जो 50-60 साल से देश को देख रहा है, बहुत रुचि लेकर,
और पहले प्रशासन में और उसके बाद संसद में, फिर सरकार में, फिर संसद में मैंने बहुत वक्त बिताया है। तो इसमें जो घटनाएं घट रही हैं वो कई घटनाएं हैं जिसकी हम पहले कल्पना भी नहीं कर सकते थे। और मैं बहुत ज्यादा इतिहास में पीछे नहीं जाना चाहता। मैं इतना आपसे कहना चाहूंगा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के प्रधानमंत्री थे 6 वर्षों तक, तो उस समय भी जब उनके साथ हम लोग काम करते थे तो कभी भी कल्पना में भी हम लोगों ने नहीं सोचा था कि देश इस परिस्थिति को प्राप्त होगा, नहीं सोचा था। लेकिन आज ये सब कुछ हमारे सामने है। मैं आपको एक वाकया बताना चाहता हूं। हम लोग सरकार में थे, मैं विदेश मंत्री था, और उसी समय अमेरिका ने इराक के ऊपर हमला कर दिया था। कांग्रेस पार्टी के लोगों का कहना था, जो विपक्ष में थे, कि इसमें संसद में एक प्रस्ताव पारित होना चाहिए अमेरिका की को कंडेम करते हुए, उसकी भर्त्सना करते हुए। मैं इसके खिलाफ था, क्योंकि बहुत ही विशेष परिस्थिति में ही संसद इस तरह के एक प्रस्ताव को स्वीकार करती है दोनों सदनों में। तो मैंने कहा कि सरकार सब कुछ कर रही है और सरकार के हाथ को बांध नहीं देना चाहिए एक इस प्रकार का प्रस्ताव पारित करके। 4 दिन 5 दिन पार्लियामेंट नहीं चली क्योंकि डिस्टर्बेंसेस हो रहे थे। फिर वाजपेयी जी ने मुझे बुलाया, सुषमा स्वराज जी उस समय थी पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, उनको बुलाया। उन्होंने कहा कि भाई ये मुझे स्वीकार्य नहीं है कि इस कारण पार्लियामेंट नहीं चल रहा है, आप लोग इसका रास्ता निकालिए, कांग्रेस के लोगों के साथ बात कीजिए, स्पीकर के साथ बात कीजिए और कोई ना कोई इसका रास्ता आप लोग निकालिए। तो फिर बैठकें हुई, बैठकों में एक प्रस्ताव था, प्रारूप था, उसके ऊपर चर्चा हुई और हम लोगों ने एक रास्ता निकाला। रास्ता निकल गया, सर्वसम्मति से वह प्रस्ताव पारित हो गया लोकसभा में और राज्यसभा में, और फिर संसद, दोनों सदन चलने लगे। मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि वाजपेयी जी के दिल में संसद के लिए एक इज्जत थी। वो बहुत दुखी होते थे जब संसद में अवरोध पैदा होता था और चाहते थे कि तुरंत इसका समाधान ढूंढा जाए। आज ऐसा लगता है कि हुकूमत में उच्चस्थ पदों पर जो लोग बैठे हुए हैं वो पार्लियामेंट को एक, अंग्रेजी में जैसे कहते हैं, नेसेसरी ईवल, एक ऐसी चीज जो नहीं होनी चाहिए लेकिन है तो चलो किसी तरह उसको बर्दाश्त करते हैं। और जिस तरह पार्लियामेंट का की अवहेलना, पार्लियामेंट का डिवैल्यूएशन हुआ है, उससे यही लगता है कि पार्लियामेंट की जो गरिमा थी वो धीरे धीरे करके इस रेजिम में बहुत कम हो गई है। आपने जिक्र किया जो विपक्ष के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, उनको निलंबित कर दिया जाए। विपक्ष के नेता को आप सदन में निलंबित कर देंगे। राज्यसभा में अनेक सदस्यों को जिन्होंने मामले उठाने का प्रयास किया उनको निलंबित कर दिया गया। इस तरह सदन, पार्लियामेंट नहीं चलता है। पार्लियामेंट या प्रजातंत्र सहमति के आधार पर चलता है। सहमति बनाने का मुख्य दायित्व सरकार में जो लोग बैठे हैं उनका होता है, विपक्ष का नहीं होता है। लेकिन सरकार के लोगों का ये दायित्व होता है, ये कर्तव्य होता है कि वो विपक्ष से बात करें और विपक्ष से बात करके एक रास्ता निकालें। हम देख रहे हैं कि इस समय इसका सर्वथा अभाव है, कोई बातचीत ही नहीं है, संवाद ही नहीं है। और प्रजातंत्र में संवाद नहीं हो तो फिर बचा क्या प्रजातंत्र में? जी, तो ये स्थिति आ गई है जिसको देखकर हमारे जैसे लोग बहुत गंभीर रूप से चिंताग्रस्त हैं। जी, मैं एक छोटी बात इसलिए पूछ ले रहा हूं, दर्शकों को भी याद दिला दूं। आपने देखा, मेरी याद में चंद्रशेखर जी एक बहुत ब्लंट प्राइम मिनिस्टर या नेता रहे जो मुंह पे साफ साफ बात कहते थे। लेकिन जब 77 में इंदिरा गांधी चुनाव हारी, उनके पास कोई घर नहीं था, तो जेपी और चंद्रशेखर ये दो लोग थे
जिन्होंने इसको कहते हैं ना देयर पुट देयर फुट डाउन कि नहीं इनको आप बेघर नहीं कर सकते हैं। आज की तारीख में एक संसद सदस्य को आप जिस तरह से राहुल गांधी को ट्रीट किया गया है, मुझे लगता है जनता देख रही है। मैं एक बहुत छोटी टिप्पणी इस पे चाहूंगा, ये मन छोटा हो गया है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, वो बड़प्पन, अभी आपने चंद्रशेखर जी का जिक्र किया, जेपी का जिक्र किया, वो बहुत बड़े लोग थे, उनका दिल, उनका हृदय बहुत विशाल था। चंद्रशेखर जी पहले व्यक्ति थे जबकि संजय गांधी का हवाई जहाज गिरा और उनको ले जाया गया वेलिंगटन अस्पताल में, जो नाम था अब लोहिया अस्पताल है। जी जी। तो वहां पर पहले नेता जो पहुंचे वो चंद्रशेखर जी थे। तो उस समय बात ही कुछ और थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अनेक मेरे जीवन में ऐसे उदाहरण आए हैं जिसमें चंद्रशेखर जी का ये बड़प्पन सामने झलक कर आया। अनेक ऐसे उदाहरण हैं जब जेपी का इस तरह का बड़प्पन सामने झलक कर आया। जेपी ने कहा था ना, जब वो चुनाव हार गई थी इंदिरा गांधी 77 में, कि उनका भविष्य सुनहरा है। ये जेपी ने कहा था। तो वो जो राजनीति करने का एक स्टाइल था, एक क्या कहते हैं उसको, जो तरीका था, वो पूरा बदल चुका है। अब तो राजनीति में ऐसे लगता है जैसे कि नेपोलियन और अंग्रेजों के बीच युद्ध हो रहा है। हाँ, उससे भी बुरी हालत है। नहीं, और मैं दर्शकों को एक और चीज भाई साहब, मैं मतलब मुझे सुन के अच्छा लगा, कुमार प्रशांत जी ने खुद बताया कि जब जेपी जी के पास कमला नेहरू के लेटर थे, जो उन्होंने वो लेटर जो उन्होंने प्रभावती जी को लिखे थे, जेपी ने कुमार प्रशांत को वो लेटर दिया और कहा कि इसको वापस करना है। तो कुमार प्रशांत जी ने उनसे कहा कि इसकी एक कॉपी करके रख ली जाती है उनका, और वो तो जिंदा है अभी। उन्होंने कहा नहीं, कॉपी नहीं करना है। और मतलब उस राजनीति शुचिता की मैं बात कर रहा हूं कि ये कहां हिंदुस्तान चला गया है। कभी कभी मैं अब एक दूसरे उस पर आ जा रहा हूं। एक 18 से 22 सितंबर को एक सत्र बुलाया गया है। अब उस सत्र का कुछ एजेंडा नहीं पता है। जो एजेंडा पूछ रहा है उसी को गाली दी जा रही है कि आप क्यों एजेंडा पूछ रहे हैं। अटकलें लगाई जा रही हैं। वन नेशन वन इलेक्शन की बात है, पूर्व राष्ट्रपति को उस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। इंडिया का नाम अब भारत जिस तरह से करना है वो मालूम नहीं क्या। मैं इन दोनों चीजों पे जरा आपका, क्योंकि ये सत्र भी अनप्रेसिडेंट है, आप किसी को बता नहीं रहे हैं क्यों बुलाया गया है। देखिए, सरकार की तरफ से जो स्पष्टीकरण आया है वो ये है कि पहले हम नहीं बताते हैं कि सत्र में क्या होगा। अब वो सामान्य सत्र जो होते हैं, बजट सत्र, मॉनसून सत्र और शीतकालीन सत्र, ये रेगुलर है। तो इसमें आप पहले 20 दिन नहीं बताएंगे कि हमारा क्या होने जा रहा है। हालांकि बड़ी सरकारें बता देती हैं कि इसमें मुख्य रूप से हम ये करेंगे। लेकिन जब आप विशेष सत्र बुला रहे हैं तो विपक्ष को और संसद सदस्यों को और देश की जनता को ये जानने का अधिकार है कि आप विशेष सत्र क्यों बुला रहे हैं। ये जानने के ये इस बात को दबाया नहीं जा सकता है कि आप बताएंगे नहीं और अचानक कोई सरप्राइज देश की जनता के सामने और संसद के सामने आप रख देंगे। तो ये विशेष सत्र है। विशेष सत्र क्यों बुलाया जा रहा है, जनता को और संसद सदस्यों को जानने का हक है। ये अगर सूचना सरकार नहीं देती है तो सरकार प्रजातंत्र के साथ, संसदीय लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रही है। इसमें मेरे मन में कहीं दो राय नहीं है। और मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है, क्योंकि इस सरकार ने पिछले 9 वर्षों में इस प्रकार के अनेक भद्दे मजाक संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में किया है। जी जी। और वैसे ये जो इंडिया और भारत का जो एक नया चला है, मतलब हम तो हिंदुस्तान को भी वही मानते थे, हिंदुस्तान, इंडिया, भारत, हम सब एक दूसरे के, उसको अब ये है कि नहीं ये भारत होगा, इस तरह की एक। देखिए, आपने ये जो सवाल उठाया, संविधान में क्या लिखा है? इंडिया दैट इज भारत। लेकिन जो राष्ट्रपति के बारे में लिखा है वो लिखा है कि देयर विल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये नहीं लिखा है कि देयर विल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दैट इज भारत। दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत। वो हर वाक्य में, हर धारा में नहीं लिखा हुआ है।
एक जगह लिखा हुआ है और उसके बाद इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया है। आज बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू जी ने जो इनविटेशन इशू किया है अभी G20 के डिनर के लिए, जिसमें उन्होंने कहा है कि द प्रेसिडेंट ऑफ भारत इनवाइट्स यू, वो असंवैधानिक है, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शब्दों का इस्तेमाल किया गया है संविधान में, और आप उसको इस आसानी से बदल नहीं सकते हैं। लेकिन ये पूरी चर्चा जो है इंडिया और भारत, ये बेमानी है। संविधान स्पष्ट है इसके बारे में। इतने वर्षों में, 75 वर्षों में या 73 वर्षों में कोई फर्क नहीं पड़ा है। आज के दिन क्यों फर्क पड़ रहा है? फर्क पड़ने का एक ही कारण है मेरे विचार में, और वो ये है, आपने इंडिया का जिक्र किया, इंडिया गठबंधन। अभी जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से सरकार विचलित हो गई है, और विचलित कोई व्यक्ति होता है तो पता नहीं क्या क्या करता है, तो ये सरकार भी पता नहीं क्या क्या कर रही है। और ये जो वॉर है, ये जो लड़ाई आज के दिन चल रही है, वो लड़ाई चल रही है कि नैरेटिव को कौन कंट्रोल करेगा, चर्चा में जो विषय आएंगे, जो एजेंडा है उसको कौन सेट करेगा। और हाल के दिनों में हमने देखा कि इंडिया अलायंस के जो लोग थे वो एजेंडा सेट कर रहे थे। अब अचानक जब इससे घबराहट पैदा हुई तो सरकारी पक्ष को लगा कि नहीं, एजेंडा तो हमको सेट करना चाहिए। तो ये सब बेकार की जो बातें हैं इस पर उन्होंने चर्चा शुरू कर दी। इंडिया भारत ये वो, कोई मतलब ही नहीं है इसका, क्योंकि इसमें संवैधानिक व्यवस्था बिल्कुल स्पष्ट है। ये किसी का कह देने से नहीं। द्रौपदी मुर्मू जी जो राष्ट्रपति हैं सम्मानित, वो अगर इन्विटेशन में लिख दें कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत इनवाइट्स यू, तो उससे संविधान की व्यवस्था नहीं बदलती है। नहीं, मैं इसलिए इसको कह रहा था कि जो आप कह रहे हैं, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि मुख्य जो नैरेटिव की बात आपने कही, मुख्य मुद्दे से भटकाने की भी बात है। और एक मुख्य मुद्दा उसमें बहुत से लोगों का और विपक्ष के गठबंधन का है कि अडानी जी उसके सेंट्रल फिगर हैं, कि वो किसी भी तरह से अडानी जी का नाम आ जाए, वो उनके लिए बहुत सेंसिटिव बात हो गई। बिल्कुल सही आपने फरमाया। आज अडानी का मुद्दा जो है वो एक बहुत बड़े मुद्दे के रूप में देश के सामने है। और मेरा जो भी अनुभव रहा है संसद का, मैं 1988 में संसद में आया, उसके तुरंत बाद हर्षद मेहता का स्कैम हुआ। तो हर्षद मेहता का जब स्कैम हुआ तो विपक्ष की तरफ से डिमांड आया कि भाई इसके लिए एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए। सरकार ने मान लिया, नरसिम्हा राव की सरकार ने, और वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी। मैं उसका सदस्य था अपनी पार्टी की तरफ से उस समय। उसके बाद और भी कई जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज बनी, लेकिन 2001 में आपको याद होगा कि जब मैं वित्त मंत्री था तो केतन पारिख वाला स्कैम हुआ, और उसमें भी विपक्ष की तरफ से ये डिमांड आया कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाओ। हम लोगों ने तुरंत सहर्ष स्वीकार कर लिया उसको, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी। पहले जब बनी थी तो मनमोहन सिंह उसमें आए थे वित्त मंत्री के रूप में। ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भी बनी तो मैं उसके सामने गया वित्त मंत्री के रूप में। उसके बाद फिर 2G का स्कैम हुआ, आपको पता होगा हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन उस समय हुआ था, बहुत प्रबल था। तो उस समय हम लोग विपक्ष में थे, हम लोगों ने डिमांड किया कि JPC बनना चाहिए। सरकार ने कंसीड किया, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी, उसका भी मैं सदस्य था। तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो हैं वो बनती हैं, बनती रही हैं, और कोई बड़ा मुद्दा आता है तो इसके बारे में सरकार भी मान जाती है कि हाँ भाई, दूध का दूध और पानी का पानी हो। अडानी के मामले में शुरू से, डे 1 से ऐसा लगता है कि सरकार कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। और भारत के मीडिया में, दुनिया के मीडिया में ये बार बार खुलासे हो रहे हैं कि अडानी ने कितना गलत काम किया, कैसे उन्होंने सब कुछ जो अपने शेयरों को उछालने का काम किया और ये सब किया, वो कैसे करते रहे। ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। लेकिन मोदी जी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे 2 कारणों के चलते। एक तो वो अडानी को बचाना चाहते हैं, और दूसरा ये है कि वो समझते हैं कि उनके ऐसे ईमानदार सरकार कभी बनी ही नहीं इस देश में। तो अगर JPC होगी, बात खुलेगी तो दूर तलक जाएगी। उनके
उनकी प्रतिष्ठा के ऊपर, उनकी छवि के ऊपर भी कुछ आंच आएगी, तो इसलिए मत बनाओ। तो इसलिए ये सब कुछ जो है वो धीरे धीरे करके हमारी जो संसदीय व्यवस्था है, हमारी जो संसद है, उसका अवमूल्यन का काम हो रहा है। जी, मतलब अब एक ऐसा क्वेश्चन जिसके लिए मैं ऐसा समझता हूं कि पॉलिटिकली यू आर द मोस्ट क्वालिफाइड टू आंसर, मैं G20 की बात कर रहा हूं, इसलिए क्योंकि G20 डेवलपमेंट की बात करता है और फॉरेन पॉलिसीज की है, और ये दोनों विभाग आपने अपने हाथ से चलाए हुए हैं। एक लार्जर क्वेश्चन मैं समझने के लिए कह रहा हूं, जैसे इस समय कहा जा रहा है कि नहीं नहीं, रशिया नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, चीन नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, आपको कभी कभी नहीं लग रहा है कि हम कहीं यूएस के पास बहुत ज्यादा तो नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारी बाउंड्री तो हरदम चीन से रहेगी, हमारी समस्याएं तो चीन से रहेंगी, तो हम कहीं बहुत ज्यादा शिफ्ट तो नहीं हो रहे हैं यूएस के, मतलब हम यूएस के गेम में तो हम वो हमें यूज तो नहीं कर रहे हैं। मैं 1 मिनट का आपका समय लूंगा और थोड़ा G20 के बारे में बता जी दूंगा जी कि जी 1999 जी, में जब मैं देश का वित्त कैसे मंत्री शुरू था, आप, हाँ जी जी, हाँ, तो उस कब समय शुरू हुआ जी। हम लोग वर्ल्ड बैंक और IMF की मीटिंग के लिए वॉशिंगटन में इकट्ठे हुए थे, और जी G7 एक ग्रुप पहले से था। तो G7 की तरफ से प्रस्ताव आया हमारे पास और लोगों के पास भी गया कि भाई हम तो एक विकसित देशों का समूह है, विश्व में जो आर्थिक संकट है उससे निपटने के लिए इसमें महत्वपूर्ण विकासशील देशों को भी शामिल करना चाहिए, और भारत तो बहुत ही महत्वपूर्ण देश था, तो भारत को भी शामिल होना चाहिए। तो इस प्रकार G20 का निर्माण हुआ 1999 में वित्त मंत्रियों के स्तर पर। समूह, उस समय ये समिट लेवल नहीं था, नहीं तो वित्त मंत्रियों के स्तर पर हुआ। इसके पहले अध्यक्ष बने G7 के मेंबर कनाडा के वित्त मंत्री, और दूसरा अध्यक्ष भारत बना। इस बात को अच्छा कोई ये कहीं मुझे भी, नहीं मालूम। हाँ, अच्छा जी कोई दूर दूर तक इसमें जाना नहीं चाहता है, क्योंकि मीडिया का जो हाल है वो आप समझ सकते हैं। तो आप तो एज वित्त मंत्री आप उसकी अध्यक्षता किए। हाँ, तो वित्त मंत्री के नाते मैं इसका अध्यक्ष बना, और इसकी मीटिंग हो जानी चाहिए थी भारत में 2001 में, लेकिन दुर्भाग्य से 2001 में आप जानते हैं कि ट्विन टावर्स के ऊपर अटैक हो गया, टेररिस्ट अटैक, तो वो मीटिंग न्यूयॉर्क में हुई, जी जी भारत में नहीं हो सकी। 2002 में वित्त मंत्रियों के इस समूह की बैठक दिल्ली में हुई, और हमारे सहयोगी जसवंत सिंह जी जो उस समय वित्त मंत्री थे, उन्होंने प्रिजाइड किया वित्त मंत्रियों के इस समूह पर, और उसके बाद फिर और लोग बनते रहे। 2008 में, जैसा आप जानते हैं, इसको फिर एक संकट आया विश्व के सामने, तो इसको समिट लेवल पर किया गया, और पहली बैठक हुई 2008 में ये यूएस में। अब 2008 से समिट लेवल शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे करके इन्होंने व्यवस्था बनाई G20 में कि हम देशों को 5 ग्रुप में बांट देंगे, और पांचों का टर्न बाय टर्न अध्यक्ष होता रहेगा। भारत का चांस कब मिला है G20 का अध्यक्षता करने का? 2008 से 2023, 15 साल के बाद। 15 साल के बाद भारत को अध्यक्षता करने का मौका मिला है। क्यों? भारत 2017-18 में इसका अध्यक्ष बनना चाहता था, उस समय था टर्न अर्जेंटीना का, लेकिन चुनाव होने वाले थे 2019 में। मोदी जी चाहते थे कि यही धूम धड़ाका हो चुनाव के पहले, तो वो उन्होंने कहा कि भाई हमको बना दो, तो अर्जेंटीना ने अपना चांस नहीं दिया और भारत नहीं बना। अभी हम चुनाव के 1 साल पहले और कुछ महीने पहले G20 का अध्यक्ष बन गए हैं, और ये पूरा जो तमाशा हो रहा है G20 का, इसको हम आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि इसका मकसद है देश की जनता को प्रभावित करना और चुनाव में उसका लाभ उठाना। क्या निकलेगा मैं नहीं जानता हूं। आपने स्वयं कहा चीन नहीं आ रहा है, चीन के राष्ट्रपति नहीं आ रहे हैं, रूस के राष्ट्रपति नहीं आ रहे हैं, कुछ और देशों के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नहीं आ रहे हैं। तो ठीक है, मीटिंग्स होती हैं तो सब लोग नहीं आते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि चीन और रूस का आना हमारे लिए कोई माने नहीं रखता है। चीन और रूस का आना माने रखता है, और चीन और रूस के नहीं आने से ये G20 की बैठक जो भारत में हो रही है उसका महत्व कम हुआ है। इस बात को हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि इसका महत्व कम हुआ है, और चीन ने खास करके
एक संदेश जो दिया है वो ये दिया है कि तुम्हारे साथ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, हमारी स्टैंडिंग है विश्व में, हम एक सुपर पावर हैं और आप कहीं नहीं है गिनती में, इसलिए आप जो धूम धड़का मचा लीजिए दिल्ली में, हम तो नहीं आ रहे। जी, जी। मैं एक मिनट के मेरे प्रश्न है, फिर मैं खत्म करूंगा, लंबा इंटरव्यू हो गया। एक तो 4,000 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है, दिल्ली को लॉकडाउन जैसी स्थिति है, मेरे जो दोस्त मित्र भाई बहन वहां रहते हैं, दिल्ली को ये तो उल्लास का मतलब था। आप लोग ने नैम भी, मतलब इससे पहले हिंदुस्तान में नैम भी हुआ था, बड़े बड़े आयोजन आप लोगों के समय भी हुए हैं, लेकिन दिल्ली को लॉकडाउन नहीं किया था। क्यों क्यों लॉकडाउन, क्या किससे खतरा है? किसी से कोई खतरा नहीं है, किसी से कोई खतरा नहीं है। भारत के लिए गर्व का विषय है, पूरे देश के लिए और जनता के लिए, कि G20 का सम्मेलन भारत में हो रहा है। ठीक है, सुरक्षा के इंतजाम होना चाहिए, लेकिन लॉकडाउन उसके लिए करना, लॉकडाउन जो है इस सरकार का एक फेवरेट इंस्ट्रूमेंट बन गया है, कुछ भी हो लॉकडाउन कर दो। तो आप शुक्रगुजार है ये सरकार के, उन्होंने ये नहीं कहा कि इतने बजे खड़े होके अपने बालकनी में ताली बजाना या ढोल पीटना। तो वो नहीं हो रहा है, लेकिन लॉकडाउन करना, 4,000 करोड़ रुपया खर्च करना, ये सब बिल्कुल अनावश्यक है, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं अंतिम प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि एक मामला ऐसा जो थोड़ा संवेदनशील है और मुझे ऐसा लगता है हम लोग को उसकी बात करनी चाहिए। प्रेसिडेंट एक डिनर होस्ट कर रही हैं और उसपे सबको बुलाया गया, सारे चीफ मिनिस्टर हैं, अंबानी जी हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा खड़गे जी को नहीं बुलाया गया है। मुझे लगता है कि ये थोड़ा संवेदनीय, फिर से सरकार अपना छोटापन जाहिर कर रही है और खड़गे जी इससे छोटे नहीं हो जाएंगे। मुझे लगता है कि देश देश को जो एक मैसेज देनी चाहिए वो कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। मैं एक बहुत बिल्कुल, हमारी जो प्रजातांत्रिक छवि है उस वो धूमिल हो रही है इससे, और दुनिया के देशों के सामने धूमिल हो रही है। दुनिया के साथ जो दुनिया के G20 के 19 देश और बाकी 9 देश जो आ रहे हैं, वो ये देखेंगे ना कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष और राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी का विपक्ष का नेता, उसको डिनर में नहीं बुलाया गया है। आप पता नहीं कितने 100 लोगों का डिनर राष्ट्रपति भवन में कर रहे हैं और इस व्यक्ति को आप नहीं बुला रहे हैं, तो आप तो बनाना रिपब्लिक हैं, ऐसा आप साबित कर रहे हैं। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब ज्वाइन करने के लिए, और आशा है कि आपसे अध्यापक के रूप में हम लोग बहुत कुछ सीखते रहेंगे, और अभी एक लंबी इनिंग आपकी हो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।